Ladak Express Dixmo Palangias La Jule Assalamu alaikum Kazul Ladak Express Gütingiza Ladak Seskadena Ladak Senasul Nazuko Zegrapul Sesengar Sundus Chenyut Tanishan Ngeja Tama Tugu Senok Teningata Ladak Setene Ladak Parliamenting Atal Dem Lok Sabing Ata Tenel Demskos Gunata Chen Yote Nok Tenel Demskos Ata Circa Gundulen Yote Nok Tani Sama Tugu Senok Tenel Ladak Spoketena Teng Snapena Yang Face Snapa na Teningata Mai Sespa Nishu Jagangata Salches no Sompa Daksa Ngajang Yampo Tene Vikram Singh Randhawa tene kongata Jammuina MLC juksano member of Legislative Council ata Bharatiya Janata Party to na tene ngata Bharatiya Janata Party tene ngata Ladakh parliamentary ngata in charge kong jukste no kong Ladakh ngata BJP chukna तो सबसे पहले मैं आपको लद्दाख एक्सप्रेस में स्वागत करता हूं सर। शुक्रिया सर भाई। क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से जो माहौल अभी बना था भारतीय जनता पार्टी के खेमे में दो ग्रुप नजर आए थे और जिस तरह की जो पूर्व एमपी बोले या वर्तमान में जो अभी एमपी है जमयांग सिंह नमग्याल वो थोड़ा नाराज हो गए थे शायद। इस रिफ्ट के बारे में इस पूरे सिचुएशन के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे जी? देखिए सर भाई, भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रव्यापी संगठनात्मक ढांचा बहुत मजबूत है। हम पोलिंग बूथ से लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तक सब संगठनात्मक गतिविधियों से जुड़े रहते हैं। ठीक है, चुनावों के दौरान हर एक व्यक्ति की उम्मीद रहती है और फिर जो मौजूदा विधायक रहे, मौजूदा सांसद रहते हैं, उनकी उम्मीद उनको ज्यादा रहती है कि हमने काम किया रहता है, हमें दोबारा मौका मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक संगठन ऐसा है जो कार्यकर्ता बेस्ड है। कार्यकर्ता इतना जील के साथ काम करता है कि कार्यकर्ता को उसके काम के बलबूते पे ही कंसिडरेशन में दिया जाता है। यहाँ हमारी पार्टी में ऐसा नहीं है कि मैं हूं तो मैं सोच के बैठूंगा मुझे विधायक बनना है, मुझे सांसद बनना है। मेरी कार्य प्रणाली, मेरी कार्य पद्धति, मेरी लीडरशिप हर चीज तय करती है कि मुझे कौन सा चुनाव कहां से लड़ना है। लद्दाख का पार्लियामेंट चुनाव हमने 2014 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी और आपको भी ध्यान में होगा कि पूरे देश में सबसे कम मार्जिन से हम सिर्फ 36 वोटों से पार्लियामेंट की सीट को जीते थे। हालांकि लद्दाख पार्लियामेंट्री सीट जियोग्राफिकली भी आपको पता है कि सबसे बड़ी पार्लियामेंट है और वोटर के हिसाब से आप देखेंगे तो 1,84,000 सारा वोट है। लेकिन ट्रेवलिंग के हिसाब से लेंगे, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड के हिसाब से लेंगे तो सबसे बड़ी पार्लियामेंट है। लेकिन 2014 और 19 के बीच में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए 1 ने जो काम किया उसके बलबूते में हम 2019 में दोबारा लोगों में गए और हमने कैंडिडेट भी बदले। शुभ सिंह चौहान साहब ने चुनाव नहीं लड़ा और हमारे यंग सेरिंग नामग्याल जी को हमने मैंडेट दिया था। आपको मालूम है कि वो उस वक्त सीसी होते थे, लद्दाख का नौजवान चेहरा थे और एक अच्छा प्रॉमिसिंग फेस थे। लद्दाख जैसी पार्लियामेंट्री सीट को 11,000 वोटों से जीत के लाना ये साधारण बात नहीं। ये तभी संभव हो पाता है जब आपने कुछ लोगों के लिए किया है, जब आपने लोगों के दिल जीते हैं। खाली आप स्लोगन देकर आप वोट ले लेंगे, आज की डेट में वोटर बड़ा समझदार है। 2019 का चुनाव हमने जीता और लद्दाख की तरफ से जमयांग सेरिंग नामग्याल की लोकसभा में जो परफॉर्मेंस है वो एक इतिहास बन चुकी है। खास करके मैं कहूंगा 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को जड़ से उखाड़ फेंका था हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने, देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, उस लोकसभा के भाषण में जब जमयांग सेरिंग नामग्याल जी ने पार्लियामेंट को संबोधित किया था वो आज इतिहास बन चुका है। एक प्रखर वक्ता बन के सेरिंग जी उभरे थे और मैं यकीनन कह सकता हूँ ये संगठन का कार्यकर्ता था। युवा मोर्चा से काम करते करते पहले काउंसलर बने, फिर सीईसी बने, फिर यूटी के स्टेट के अध्यक्ष बने, तब स्टेट होती थी जब ये अध्यक्ष हुए थे। उसके बाद पार्लियामेंट के मेंबर बने और एक अच्छा 5 साल में अपना तामझाम स्टेब्लिश किया। मैं यकीनन कह सकता हूँ क्योंकि मैं पिछले 10-12 वर्षों से संगठन की बैठकों के लिए विभिन्न चुनावों में लद्दाख में आता हूँ। एक सैलाब जो है विकास का वो लद्दाख खिते ने देखा है। ठीक है, अभी जब मैंडेट अनाउंस हुआ हमारे एडवोकेट ताशी गैल्सन साहब का, तो हमारे जेटीएन साहब का नाराज होना या अपसेट होना बिल्कुल जायज था। उनकी जगह मैं होता तो मैं भी होता। लेकिन एक परिवार में 2-3 बच्चे रहते हैं, पिताजी से कभी ना कभी किसी बात पे हम खफा होते हैं तो हम पिताजी को छोड़ के नहीं चले जाते हैं। हमारे खफा होने की एक सीमित होती है, अपनी बात रखनी है, आपने मेरा पक्ष क्यों नहीं रखा। जेटीएन साहब का कहना बिल्कुल सही था कि कम से कम मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लिया होता, मुझे एक बार इशारा कर देते तो मैं
शायद खुल के पहले ही अपनी इच्छा जाहिर करता कि शायद मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन संगठन की एक शैली रहती है, वो पद्धति रहती है। मैं जेटीएम साहब को सलूट करूंगा कि उन्होंने संगठन की मर्यादा को बिल्कुल दिलो दिमाग में रखा और उनको ध्यान में था कि भारतीय जनता पार्टी इस पहाड़ी इलाके में कितनी मजबूती से द्रास से लेके चांगथांग तक हर परिवार के हर दिलों तक उतर के बैठी है। और इसमें ऐसा नहीं है कि खाली बुद्धिस्ट, हमारे मुस्लिम समुदाय के भी भारी मात्रा में लोगों के अंदर हमने घर किया हुआ है। करगिल के हिल काउंसिल के चुनावों में चाहे सीटें हमने 2 जीती, लेकिन हम 11,000 वोट लेने में कामयाब हुए। तो वो पूरा सब जब नटशेल में निकला, लीडरशिप के साथ बैठना हुआ, तो हमारे जेटीएम साहब ने भी महसूस किया। और आज आपने देखा है, आज 3 तारीख नॉमिनेशन भरने की लास्ट डेट थी। हालांकि नॉमिनेशन हम परसों भर चुके थे, लेकिन जो अब शो ऑफ स्ट्रेंथ था वो आज ले की सड़कों पे देखा गया। और खाली वो ले के लोग नहीं थे, नोबरा से, करगिल से बड़ी तादाद में जो हमारे समर्थक थे, भारतीय जनता पार्टी के हितैषी थे, जामियांग सेरी नामग्याल के फैन कह लो, व्यक्तिगत दोस्त कह लो, सिंपैथाइजर कह लो, ठीक उसी तरीके से सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए। और आज उन्होंने बता दिया कि आने वाला 2024 जो है वो भारतीय जनता पार्टी फिर से जीतने वाली है। और एक बात बहुत अच्छी कही है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 400 पूरे देश से करेंगे, 401 जो है वो लद्दाख से होगी। जी। तो जिस तरह से जामियांग सिंह नामग्याल की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने पिछले 5 साल में काम नहीं किया होगा, उनका बढ़िया एक परफॉर्मेंस रहा है। आपने भी कहा कि लोकसभा में भी उनका एक बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है, तो क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ खामियां इनसे रहा कि इनको मैंडेट ना मिला? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में खामियां नहीं ढूंढी जाती है। हम कार्यकर्ताओं की कार्यप्रणाली, कार्य पद्धति पे सब पे निगाह रहती है। हमसे कोई गलती होती है तो हमें बता दिया जाता है कि थोड़ा ध्यान से काम कीजिए। मुझे नहीं लगता है कि जामियांग सेरी नामग्याल में कोई भी खामी पाई गई होगी। ढूंढने से भी जाएंगे तब भी कोई गलती नहीं मिलेगी। लेकिन एक पद्धति पार्टी की रहती है, समीक्षा होती है, फिर सर्वे होते हैं। 3 लोगों का पैनल में नाम गया था, आपको पता है स्टैनली लखपा जी का भी नाम था, ताशी साहब का था और हमारे जेटीएम साहब का था। तो जो हमारी टीम ऊपर की बैठती है वो बड़े पहलुओं पे चर्चा करती है ना। तो ऐसा नहीं है कि जेटीएम साहब चुनाव नहीं लड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएंगे, या वो लद्दाख की रानी, लद्दाख की उन्होंने सेवा करने का बीड़ा उठाया है तो वो भी उनकी लंबी पॉलिटिक्स है। अगले 25-30 सालों वर्ष तक वो लद्दाख का फेस बन के रहने वाले हैं। तो जो भी पार्टी ने तय किया वो सबको स्वीकार्य था। और डे 1 से हमने जिस दिन से नॉमिनेशन भरा है, बाकी 24 तारीख को 20 तारीख को पोलिंग हो जाएगी और 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी। जिस तरह से आपको पता है कि लद्दाख में माहौल जो किस तरह का माहौल है, बहुत सारे लोग जो है लद्दाख के सेफगार्ड पे बात कर रहे हैं। जिस तरह से जो है 6 शेड्यूल की मांग को लेकर अनशन पे बैठे थे। अगर हम बात करें तो एक बड़े शख्सियत जो कि सोनम वांगचुक जो कि क्लाइमेट एक्टिविस्ट रहा है, पूरे दुनिया भर में इनका चर्चा होते है, तो उनका भी एक 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट करना और पूरे स्टेक होल्डर का क्लाइमेट फास्ट करना, क्या कुछ कहेंगे? आपने 2 मैनिफेस्टो में रखा था, हालांकि वो पूरा नहीं हो पाया भारतीय जनता पार्टी से। क्या कुछ आप उम्मीद लेके मैदान में इस बार उतरने वाले हैं कि, क्योंकि लोग तो वैसे भी नाराज है, दो बार मैनिफेस्टो में रखने के बाद जो है सेफगार्ड पे कोई बात नहीं हुई, अब क्या कुछ लेके आप लोगों के सामने जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सोनम वांगचुक एक बहुत अच्छे नागरिक है, बड़े हार्डकोर डेडिकेटेड देश के नागरिक है और मैं दिल से उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। वो जो भी पहलू लेके चलते हैं, समाज का पहलू लेके चलते हैं और एक गैर राजनीतिक चेहरा है। उनके प्रयास में कहीं स्वार्थ नहीं दिखता है। नहीं तो अमूमन तौर पर जब हम कोई मूवमेंट खड़ी करते हैं तो लोगों को लगता है कि इसको कुछ बनना होगा इसलिए कोई मूवमेंट खड़ी कर रहा है। सोनम वांगचुक के साथ हम ये कह सकते हैं कि वो समाज के किसी इशू को लेके चलते हैं। लद्दाख के लोगों के हितों को सेफगार्ड करने की जो बात है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारत की सरकार भी वचनबद्ध है। मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार अब तीसरी बार बनने जा रही है, वो कतई भी जो है लद्दाख के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगी। अब ये देखो, देश की आजादी से लेकर 2014 तक तो हम यूटी के लिए लड़ रहे थे और हमारे भी हर बार मैनिफेस्टो में रहता था कि लद्दाख ने हमेशा कहा कि हमें जम्मू कश्मीर के चंगुल से बाहर निकालिए, हमें इंडिपेंडेंट हमारी पहचान दीजिए। और यकीनी तौर पर शायद स्टेट के बीच में रहकर कहीं ना कहीं लद्दाख की पहचान जो है वो कम हो रही थी, हम भी महसूस करते थे। कश्मीरी हुक्मरानों का किस तरीके से तामयाम रहता था वो किसी से छुपा नहीं है। जम्मू में भी उसमें पिसा है। अब यूटी बनने के बाद जम्मू को भी उसका हक मिल रहा है, कश्मीर को भी उसका हक मिल रहा है।
लद्दाख को यूटी दिया, नरेंद्र मोदी जी की जो एक सोच थी, ब्रॉडर विजन था, उन्होंने कहा था कि अगर देंगे तो हम ही देंगे, और एक फर्स्ट गो में देख लीजिए 14 में हमने तय किया था। लेकिन अब इतने बड़े कदम को उठाने के लिए बड़े पैरामीटर्स को स्टडी करना पड़ता है। आजकल क्या होता है, कोई भी व्यक्ति उठता है या तो पीएल दायर करेगा, नहीं तो कोर्ट में जाके सरकार के किसी भी निर्णय पर स्टे लेके आएगा। आजकल बड़ा आसान तरीका होता है, लेकिन भारत सरकार ने कोई भी कदम उठाने से पहले उसके पूरे पैरामीटर्स को स्टडी किया था कि हम जो कदम उठा रहे हैं क्या कोई गलत कदम तो नहीं है, क्या कहीं लोगों के हकों को मारने का काम तो नहीं हो जाएगा। लेकिन मैं ये यकीनन कह सकता हूं कि लद्दाख समूचे को एक मुंह बना के रखने में नरेंद्र मोदी जी की सरकार कभी भी एक कदम भी बैक स्टेप नहीं करेगी। जो लद्दाख के लोगों के हितों में होगा वही केंद्र की सरकार करेगी। तो सिक्स शेड्यूल के बारे में आपने स्पष्ट तरीके से नहीं कहा है, क्या कुछ कहेंगे कि सिक्स शेड्यूल देगा या नहीं देगा, इस पे स्पष्ट तरीके से आप देखिए, अब जब चीजें टेबल पे आती है ना, तो उसके मिनट्स पे डिस्कशंस होती है, उसके प्रोज एंड कॉन्स पे डिस्कशंस होती है। देश के गृह मंत्री जी ने जो यहाँ की टीम एलबी और केडीए का ग्रुप बना था, उनके साथ 1-to-1 कितनी बार टॉक्स हुई है, स्पेशली उनको दिल्ली कॉल किया जाता था, और एक इंपॉर्टेंस देकर, क्योंकि सब अच्छे शख्सियत उसमें थे, सारे सब उनको बुलाया जाता था, और लद्दाख का किस तरीके से बेटरमेंट किया जाता है वो उनके टेबल पे रखा जाता था। आज लद्दाख के अंदर इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटी है, आज लद्दाख के बच्चे का अपना इंजीनियरिंग कॉलेज है, आज अपना मेडिकल कॉलेज है, आज और अनदर 5-6 ईयर्स में यकीन कह सकता हूं कि लद्दाख के घर का हर बच्चा जो है सरकारी नौकरी में होगा। इतना वास्ट स्पेक्ट्रम जो है वो खुलने वाला है। बाकी 6 शेड्यूल की बात है, ये टेबल पे रह के बात होने वाली है। मैं यकीन कह सकता हूं कि जो लद्दाख के लोगों के हितों में होगा वो केंद्रीय सरकार नरेंद्र मोदी जी अपनी तीसरी इनिंग्स में यकीन करेंगे। नहीं है, देखिए, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की बागडोर संभाली थी, देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा था, हमसे किसी से कोई छुपा नहीं है। हमारा स्टेटस क्या था, वर्ल्ड रैंक में हम कहाँ थे, आज हमारा स्टेटस क्या है, आज हमारी अर्थव्यवस्था, हम 5वें पायदान पे है। पहले 12 पे घूमते फिरते रहते थे। प्रधानमंत्री पहले कहीं से चाबी से ऑन होता था, फिर चाबी से बंद हो जाता था। आज वो प्रधानमंत्री नहीं है। पाकिस्तान की आज नाक में दम दे के रखा हुआ है। आज कहीं पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग नहीं हो रही है। आज लद्दाख तो लद्दाख, हमारा समूचा जम्मू का बॉर्डर, जहां कोई दिन त्योहार नहीं होता था, हमारे किसान के जो लोग हैं खेती नहीं कर पाते थे, आज पाकिस्तान के सिर पे बैठ के खेती हो रही है हिम्मत तो गोली चला के दिखा दो। तो अब ये चीजें बड़ी वर्कआउट होती है। हम जब एक ही पहलू पे चल जाते, तुमने कहा 2 करोड़ नौकरी दोगे, तुमने कहा 15 लाख रुपए मेरे खाते में डालोगे, तो जो किया है भैया उसकी भी तो बात कर लो ना। ठीक है, अभी देश का बड़ा पैसा जो है बाहर फंसा हुआ है। 70 साल इस देश में अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हंसते थे, वो अली बाबा 40 चोर पिक्चर आई थी ना, बस वही होता था, जो आएगा घर में रखो, मेरे घर में रखो, देना कुछ नहीं है। लेकिन आज जो है बड़ा विस्तार हो रहा है, नौकरियां भी हैं और बड़ा वास्ट स्पेक्ट्रम है। देखो, हम आज मांगने के बजाय देने की स्थिति में है। आज का नौजवान कहता है कि मैं अपना एक स्टार्टअप शुरू करता हूं, मेरी वजह से 10 घरों की रोजी रोटी चलेगी, मैं क्यों सरकारी नौकरी के पीछे बैठूं। आने वाले दिनों में आप देख लीजिएगा, नौजवान पीढ़ी वैसे ही सरकारी नौकरी से कट ऑफ हो जाएगी। कि लद्दाख के, अगर हम लद्दाख के एंगल से देखेंगे तो अभी तक जो है 2019 के बाद जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, तब से जो है एक भी गेजेटेड पोस्ट पे जो है अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। क्या कुछ कहेंगे, लद्दाख के यूथ जो है वो बड़े फ्रस्ट्रेशन में है, क्योंकि बहुत सारे यूथ्स ने जो है अपने पढ़ाई कंप्लीट किया, कहीं ने एमए कंप्लीट किया, कहीं ने पीएचडी कंप्लीट किया, लेकिन एक भी गेजेटेड पोस्ट पे अपॉइंटमेंट नहीं होना, ये क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अभी फेज मैनर में काम हो रहे हैं। मैंने कहा ना, 70 साल से भरे हुए जख्म थे, उनको भरने में जरा टाइम लगेगा ना। तो अभी मरहम पट्टी हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता मरहम पट्टी से उन जख्मों से बाहर निकलेंगे। पहले पीड़ा थी, अब पीड़ा कम हो चुकी है, दर्द कम हो चुकी है। अब हक मांगने के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। आप देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी लद्दाख का अपना है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप ये देख लीजिए, जितना भी नीचे से लेके ऊपर तक का एम्प्लॉय है वो सब लद्दाखी से है, वो कहीं बाहर से नहीं आया। जबकि आप हमारे साथ कभी जम्मू यूनिवर्सिटी में आइए, जम्मू की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आइए, वहां पे आपको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के भी नौजवान मिलेंगे। लेकिन हम कहते हैं कि हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करते हैं। अगर लद्दाख का बच्चा गोवा में जाके बिजनेस कर सकता है, अगर लद्दाख का बच्चा बेंगलोर में जाके बिजनेस कर सकता है, तो बेंगलोर और गोवा वाला भी लेह में आकर, करगिल में जाके बिजनेस करने की उसको भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक
आपसी एक सौहार्द जो है वो मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि हम पहले भारतीय हैं, उसके बाद मैं जम्मू कश्मीर का निवासी हूँ, पहले मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज मेरा देश जो है वो दुनिया के अंदर उन ऊंचाइयों पे है जहां दुनिया की नजर हमारे ऊपर है। आज मेरे देश के प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री अभी बनना है, लेकिन 12 मुल्कों से 2024 और 2025 के उनके बड़े कार्यक्रमों के लिए बतौर भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के तौर पे निवेदन भी आ चुका है। मतलब वो देश भी जो है वो ये कल्पना करके बैठे हैं कि होगा कुछ, आएगा तो मोदी ही। तो इतनी बड़ी अगर पॉजिटिव सोच पूरी दुनिया में बनी है, तो मुझे लगता है कि हम भारतीयों को इस बात का फख्र होना चाहिए कि आज हमारा शासक एक ऐसा है जो पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा रहा है। जी शुक्रिया सर। जिस तरह से हमारे साथ अभी विक्रम सिंह रंधावा जो कि जम्मू से जो है मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल MLC रह चुके हैं, बहुत कुछ सारे काम जो है अभी करने बाकी है। लद्दाख में आने वाले दिनों में बहुत सारे डेवलपमेंटल वर्क्स देखने को नजर आएंगे और इन्होंने स्पष्ट तरीके से ये भी कहा कि 6 शेड्यूल अगर देंगे तो वो नरेंद्र मोदी